हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। तो देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज डेली एप्लीकेशंस में आपको यही मोटर्स मिलेंगी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है उसकी तो पूरी डिटेल हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। वो सारे लेक्चर अवेलेबल हैं चैनल पे। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो उनको रिफ़र कर सकते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। आज हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। तो देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के मेन जो पॉइंट्स हैं वो ये है। पहली बात तो ये है कि ये जो इंडक्शन मोटर है आपकी, ये मोस्ट कॉमन टाइप की इंडक्शन मोटर है। क्यों हम इसको ऐसा बोल रहे हैं, अभी आप आगे इसके यूज़ देखेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। और जो आपको डोमेस्टिक, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन डोमेस्टिक, उसके बाद कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल, तीनों जगह पे आपको सबसे ज़्यादा इसी तरह की मोटर, यही मोटर आपको यूज़ होती मिलेगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो मोटर्स होती हैं ये जनरली स्मॉल साइज होती हैं। दीज मोटर्स आर स्मॉल साइज मोटर्स। और इनकी जो पावर रेटिंग होती है, अगर अब इनकी हम पावर रेटिंग की बात करें तो इनकी पावर रेटिंग जो है जनरली होती है फ्रैक्शन ऑफ किलोवाट्स में। जैसे 0.5 की हो गई, 0.25 की, इस तरह की फ्रैक्शनल किलोवाट में इनकी रेटिंग्स होती है। ठीक है। अब अगर हम डोमेस्टिक यूज़ की बात करें कि डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में ये मोटर्स कहाँ पे यूज़ होती हैं, तो इसको आप देख सकते हैं कि इन डोमेस्टिक एप्लीकेशन दीज आर यूज्ड इन फैंस। ठीक है। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर्स, फिर आप कह सकते हैं वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन हो गया। फिर आप नेक्स्ट आप लिख सकते हैं वैक्यूम क्लीनर। जितने डोमेस्टिक आपको ये दिखेंगे इक्विपमेंट, इन सब जगह पे ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही, वैक्यूम क्लीनर्स, मिक्सर्स। ठीक है। फिर हो गया आपका फ्रिज, जिसको रेफ्रिजरेटर। ठीक है। फूड प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर्स। इसके अलावा और भी जो किचन के आइटम हैं, किचन के अप्लाइंसेस हैं, वहाँ पे भी ये मोटर ही यूज़ होती है। ठीक। तो ये तो होगा इसका डोमेस्टिक यूजेज। अब इसके बाद दिस मोटर आर ऑल्सो फाइंड इन आपके एसी जो फैंस होते हैं, रेफ्रिजरेटर के जो फैन होते हैं, एयर कंडीशनिंग वाले फैन एयर कंडीशनिंग फैंस में ये मोटर इस्तेमाल होती है। ब्लोअर में यूज़ होती है। ऑफिस की मशीनरी में यूज़ होती है। ऑफिस मशीनरी हो गया। फिर स्मॉल पावर टूल्स में, स्मॉल जहाँ पे छोटे पावर की ज़रूरत पड़ती है, स्मॉल पावर टूल्स में, डेयरी मशीनरी में, डेयरी मशीनरी, और जो खेती के जो स्मॉल इक्विपमेंट यानी स्मॉल फार्मिंग इक्विपमेंट, इन सब जगहों पे सिंगल स्मॉल फार्मिंग इक्विपमेंट्स, इन सब जगहों पे आप देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही यूज होती है। तो ये इसके, इसीलिए इसको कहा जाता है कि दीज मोटर्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब इसको अगर हम क्लासिफाई करना चाहें कि जो इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज मोटर, वो तीन तरह की होती है। देखिए, सिंगल फेज जो मोटर होती है, सिंगल फेज मोटर, ठीक है, वो थ्री टाइप्स की होती है। पहला क्या है? पहला है आपका इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर।
सेकेंड होता है आपका कम्यूटेटर मोटर, कम्यूटेटर मोटर, और थर्ड टाइप की जो होती है वो होती है सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो जो सिंगल फेज मोटर होती है वो तीन तरह की, इंडक्शन, कम्यूटेटर और सिंक्रोनस। तो ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि सिंगल फेज इंडक्शन, सिंगल फेज मोटर, इंडक्शन मोटर कहाँ यूज़ होती है, डिफरेंट जो है इसके क्या डोमेस्टिक यूजेस हैं, क्या कमर्शियल यूजेस हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड की, इसमें रोटेटिंग फील्ड कैसे जनरेट होता है। तो नाउ वी स्टार्ट विथ प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड। रोटेटिंग फील्ड कैसे इसमें जनरेट होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं। तो कंसीडर टू वाइंडिंग्स ए एंड बी and they are displaced such that they produce magnetic field 90 डिग्री apart in space। यानी क्या हुआ, आप पहले क्या कीजिए, आपने यहाँ पे क्या किया 90 डिग्री पे, यानी आपने एक मान लीजिए एक्सिस ये लिया, तो दूसरा एक्सिस हो गया 90 डिग्री पे वर्टिकल ये, ठीक। अब एक जो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग आपने बना दी इस तरह, ये मान लीजिए वाइंडिंग हो गई ए, ठीक। और जो दूसरी वाइंडिंग है, चूंकि 90 डिग्री पे आपको बनाना है, तो दूसरी वाइंडिंग आपने बना दी इस तरह बी। ये एक दूसरे से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो 90 डिग्री अपार्ट होगी, मतलब 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब इसमें हम ये मानते हैं कि सपोज दैट दीज वाइंडिंग प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड 90 डिग्री अपार्ट इन टाइम। तो ये दोनों वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, यानी फाई ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फाई एम साइन ओमेगा टी, और फाई बी क्या हो जाएगा, उसका भी मैग्नीट्यूड यही रहेगा, फाई एम रहेगा साइन, लेकिन यहाँ पे फेज डिफरेंस आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। क्लियर। अब इसकी मान लीजिए अगर हमने कहा कि इसकी वेव फॉर्म शो कीजिए, तो ठीक है, इसका अगर हम वेव फॉर्म मान लीजिए बनाना चाहें तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमने लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ओमेगा टी, इधर हम क्या दिखा रहे हैं, इधर हम दिखा रहे हैं फाई, ठीक है। तो मान लीजिए फाई ए हमने दिखाया इस तरह, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाई ए। तो जो फाई बी होगा, फाई बी इससे 90 डिग्री अपार्ट होगा, मतलब सपोज कीजिए ये 0 हुआ, 90, 180, 270, 360, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट लेगा और इस तरह जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया फाई बी। तो वेव फॉर्म इस तरह से आ जाएगी। क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फील्ड्स इज ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फाई एम। दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बी रिप्रेजेंटेड बाय ए फेजर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फाई एम, ठीक है। तो अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का, इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फाई एम। तो यानी इसका अगर हम शो करना चाहें तो मान लीजिए हमने कहा ये हमारा फाई एम मैग्नीट्यूड का है और ये रोटेट कर रहा होगा ओमेगा एंगुलर स्पीड से इस तरह, ठीक है। तो ये ओमेगा स्पीड से इस तरह रोटेट कर रहा हो, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दिस फेजर डिस्क्राइब्स अ सर्किल इन ईच रिवोल्यूशन ऑफ द फेजर करस्पॉन्ड्स टू वन साइकिल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से ये एक साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें हमने कहा कि मान लीजिए ये तो ये स्थिति हो गई। अब इसमें हमने क्या कहा कि सपोज दैट
the two windings A and B are displaced 90 degree in space but produce fields that are either not equal or not 90 degree apart. देखिए अब ये दूसरा केस इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि जो फाई ए और फाई बी है, इसमें अभी तो हम लोगों ने फाई ए और फाई बी क्या माना था कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी हम लोगों ने फाई ए और फाई बी को ये लिया था कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड 90 डिग्री अपार्ट, ये लिया था हमने। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि मान लीजिए ये केस नहीं है, सपोज दैट फाई ए और फाई बी, ठीक है, ये 90 डिग्री तो स्पेस में अपार्ट है। अब इसमें दोनों केस ने कहा सपोज फाई ए एंड फाई बी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पहली चीज। और दूसरी चीज, या तो मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है या और नॉट 90 डिग्री अपार्ट, मतलब या तो मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है या तो 90 डिग्री अपार्ट नहीं है। तो क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा फाई ए और फाई बी का, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फील्ड्स इज अगेन ए रोटेटिंग फील्ड बट दिस फील्ड इज वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड थ्रू आउट ईच रिवॉल्यूशन। तो देखिए अभी भी इस कंडीशन में भी जो फाई ए और फाई बी का रिजल्टेंट आएगा वो अभी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन बट ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका वेरी कर रहा होगा। अभी तो हम लोगों ने कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से ओमेगा उसमें दिखा दिया था। इस यहाँ पे क्या होगा, बट वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, थ्रू आउट ईच रिवॉल्यूशन, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, सिमिलरली द रिजल्टेंट ऑफ टू फील्ड डिस्प्लेस बोथ इन टाइम एंड स्पेस बाय सम एंगल अदर देन 90 डिग्री इज ए नॉन यूनिफॉर्म रोटेटिंग फील्ड। तो ये तो केस हो गया जब ये इनका एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होगा, ठीक। और यही केस सेम केस होगा अगर वो में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री अपार्ट अगर नहीं है, तो भी यही सीन आएगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा बट वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड, यानी नॉन यूनिफॉर्म रोटेटिंग फील्ड। A non-uniform magnetic field produces a non-uniform torque which makes the operation of the motor noisy. तो जब आपका ये नॉन यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इसका रिजल्टेंट आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो टॉर्क जनरेट होगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। और जब टॉर्क भी नॉन यूनिफॉर्म होगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि मोटर का जो ऑपरेशन है वो नॉइजी हो जाएगा, मोटर बिकम्स नॉइजी, बहुत आवाज़ करेगी मोटर चलेगी, ठीक है। द अदर इफेक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज अपॉन द स्टार्टिंग टॉर्क। ए मोटर हैविंग ए मोर यूनिफॉर्म रोटेटिंग फील्ड हैज़ द लार्जर स्टार्टिंग टॉर्क in comparison to a motor of the same rating having a non-uniform rotating field। मतलब जिस मोटर के पास यूनिफॉर्म रोटेटिंग फील्ड है उसका स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होगा, और जिसके पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा। अब इस केस में अगर ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है या 90 डिग्री अपार्ट नहीं है, तो इनकी अगर आप वेवफॉर्म ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप वेवफॉर्म इनकी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये ओमेगा टी है, अब ना तो इसमें मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है ना एंगल 90 डिग्री अपार्ट है। तो सपोज कीजिए हमने कहा कि ये अगर हमारा फाई बी हो गया, तो
फाई ए भी हम ड्रॉ करेंगे तो वो ना तो 90 डिग्री का डिफरेंस ही होगा, ना मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। तो सपोज कीजिए हम फाई ए जो है हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है और ना तो इनके मैग्नीट्यूड ही बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड देखिए ये है, इसका ये है, तो नाइदर दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड नॉर दे आर 90 डिग्री अपार्ट। उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो रिजल्टेंट आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और नॉन यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और टॉर्क डेवलप होने से क्या होता है कि मोटर नॉइजी हो जाती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क, वो भी कम हो जाता है, वो भी कम हो जाता है देन द यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। अब इसके बारे में आगे इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।